4 साल पहले की बात है। इट स्टार्टेड वेरी रैंडमली और मैं बस एक दिन बैठी हुई थी और मुझे एक मैसेज आता है कि क्या ये आपकी पिक्चर है। और ये एक बहुत ही रैंडम मैसेज था क्योंकि मैं उस बंदे को जानती भी नहीं थी और मतलब ही वाज नॉट इन माय फ्रेंड सर्कल। और मुझे एकदम से मैसेज आता है कि इज़ दिस योर पिक्चर। और मैं काफ़ी शॉक में चली गई थी एकदम से कि ये तस्वीर इस इंसान के पास किस तरह से है। मुझे तो एक तरह से बिलीव ही नहीं हुआ था, लाइक मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा था। और मुझे ऐसा लगा कि आई वाज ड्रीमिंग या एक बिल्कुल खौफनाक से ख्वाब की तरह है। मेरा बिल्कुल दिल बैठ गया था एकदम से ये देख के कि काफ़ी एक बड़ा पेज था जिसके ऊपर इन तस्वीर को पोस्ट किया जा रहा था। और इसके साथ साथ मैं एक जगह पे काम भी करी थी। उस पेज के जो कमेंट सेक्शन थे उसमें भी इन पिक्चर्स को कोई अपलोड कर रहा था बार बार। मैंने अपना भी नहीं सोचा कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, बल्कि मैंने पहली चीज़ ये सोची कि अगर मेरे घर वालों को इसके बारे में पता लगेगा तो या तो मेरी ऑनर किलिंग वाली सिचुएशन हो जाएगी, या फिर मैं यूनिवर्सिटी दोबारा या पढ़ाई या फिर जॉब पे दोबारा नहीं जा पाऊँगी। तीसरा मुझे ये था कि मैं किस तरह से इस सोसाइटी में एग्ज़िस्ट करूँगी और किस तरह से मैं आम लोगों को फ़ेस करूँगी। एक पूरा हफ़्ता मैं बिल्कुल नहीं सोई थी। पूरा हफ़्ता मेरे हाथ में फ़ोन 24/7 था और कोई भी मैसेज कोई भी नोटिफिकेशन आता था तो मुझे ऐसे लगता था कि मुझे कोई मैसेज करके ये बताने लगा है कि यहाँ पे और पिक्चर्स भी हैं या किसी ने दोबारा से पोस्ट डाल दी है। कुछ सिचुएशंस में आप खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, आप आइसोलेटेड हो जाते हैं, सोशल स्टिग्मा के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी मेंटल हेल्थ पे। आपने ये सोचना है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। अपने आप को आपने फॉल्ट नहीं देना और आपने अपनी जिस पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ट्राई टू शेयर योर स्टोरी, योर थॉट्स विद देम। आप बताएं उनको कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह का एक्शन लेना चाहते हैं। सो इफ़ यू हैव नो वन कि आप जिससे शेयर कर सकें ये बात, यू कैन कॉल अस एट द हेल्पलाइन जिसका नंबर 0800393393 है। इसके अलावा हम आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जब आप कॉल करेंगे हम आपको बताएंगे कि क्या लीगल स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं ताकि आप मेंटली स्ट्रेस से निकल सकें। इसके अलावा हम डिजिटल सेफ्टी आपको प्रोवाइड करेंगे, आपका कंटेंट रिमूव कराने में हेल्प करेंगे फ्रॉम सोशल मीडिया। पीका सेक्शन 21 कवर करता है किसी की भी प्राइवेट पिक्चर्स और उसकी वीडियोस जो कि सेंसिटिव नौइयत की होती हैं उनकी परमिशन के बगैर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर कर देना या किसी और बंदे के साथ, दूसरी पार्टी के साथ शेयर करना। इसमें पेनाल्टीज़ आप कह सकते हैं कि जो लॉ बताता है वो 5 साल की कैद तक आप कवर करते हो। उसके अंदर जो लॉ कवर करता है इसके बाद 5 मिलियन फ़ाइन भी इम्पोज़ किया जाता है। दोनों इकट्ठे भी इम्पोज़ हो सकते हैं। अगेन वो डिपेंड करता है कि फ़ैक्ट्स क्या थे केस में और कोर्ट उस पर क्या डिसाइड करती है या वो क्या एक्शन लेती है इसके ऊपर। मेरे 3 दोस्त इस तरह के थे और वो तीनों दे वर मेल फ्रेंड्स। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे इस सिचुएशन में सपोर्ट किया और इवन रिपोर्टिंग में मेरी बहुत हेल्प की। मुझे कुछ ऐसे एक्टिविस्ट्स के साथ कनेक्ट कराया जिन्होंने मुझे डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के बारे में, FIA का जो साइबर हरासमेंट का जो साइबर हरासमेंट के ख़िलाफ़ जो सेल बना हुआ है उसके बारे में बताया और इवन रिपोर्टिंग तक मेरे साथ करने गए FIA में। अब FIA में रिपोर्ट करने के 2 तरीक़ेकार हैं। एक आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते हैं, एक आप ऑफलाइन जाके इन पर्सन उन्हें कंप्लेंट जमा करवा सकते हैं। सो जब आप कंप्लेंट जमा करवा देते हैं उसके बाद अगर आपने ऑनलाइन जमा करानी है तो आप उनके पोर्टल को विज़िट कर सकते हैं। उधर कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपने वो जमा कराना होता है। इन पर्सन आपने कंप्लेंट लिखनी होती है, वो जाके आप डॉक्यूमेंट जमा कराते हो और फिर वहाँ से आपको इंक्वायरी नंबर मिलता है। इंक्वायरी नंबर आपके पास होता है, उसके बाद आपकी इंक्वायरी होती है, फिर आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगता है, इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद केस के ऊपर अगर रेड डलनी है तो रेड होती है और उसके बाद वो आगे फिर प्रोसीड होता है रिमांड वाली साइट पर और फिर कोर्ट के ट्रायल पर। मुझे 100% पता था कि ये किसका काम है और मैंने उस इंसान के ख़िलाफ़ रिपोर्ट भी लिखवाई थी FIA में।
मुझसे बहुत सरसरी सी डिटेल्स पूछी गई कि क्या मसला है आपको, और इस तरह की 2-3 डिटेल्स दी उन्होंने मुझे, और उन्होंने कहा कि ठीक है आपका हम केस फाइल करते हैं, आप इस डेट पे फ़लाँ डेट पे आप आ जाइएगा अगली दफ़ा। आपने बताना होता है कि आपको ब्लैकमेल किस तरह से किया गया, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया, क्या वो इंस्टाग्राम था, क्या वो फेसबुक था, अगर कोई लिंक है तो आप वो दे दें, आपके पास अगर परपिटेटर का नाम है आप वो मेंशन कर सकते हैं, कोई भी रेलेवेंट डिटेल जो आपको लगता है कि आपके केस को सपोर्ट कर सकती है वो आप मुख्तसर से करके अपनी अपनी कंप्लेंट के फैक्ट्स के अंदर दे सकते हैं। और फिर साथ आपने एविडेंस लगाना होता है जो मेनली जिसमें आप स्क्रीनशॉट्स डाल सकते हो, आपकी ईमेल में अगर कोई कन्वर्सेशन हुई है आप वो अटैच कर सकते हैं, और अगर कोई सेंसिटिव नेचर का एविडेंस है तो आप वो यूएसपी में डाल के यूएसपी साथ दे सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे वो तस्वीरें प्रिंट में हार्ड फॉर्म में लानी पड़ी। एफआईए के दफ्तर में प्रिंटर तक नहीं था कि वो विक्टिम्स को अकोमोडेट कर सकें इस चीज़ में। दूसरी चीज़, उन्होंने मुझसे लिंक्स मंगवाए, मैंने उनको लिंक भेजे। उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा कि ये आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए था, और इस तरह की बातें उन्होंने मुझे की। तीसरी चीज़, मेरे साथ जो मेल कॉलीग मुझे एटलीस्ट यहाँ तक एफआईए के दफ्तर तक छोड़ने आए थे, उन्होंने मुझे ये तक कहा कि आपके साथ ये कौन आया है, क्यों आया है, और उन्होंने मुझे ऐसी बातें भी कही कि ये आप लड़कों को साथ लेके आई हैं, और मतलब उन्होंने मुझे एक तरह से स्लट शेम करने की बहुत कोशिश की, और विक्टिम ब्लेमिंग की भी कोशिश की कि इसने तो आप ही का कसूर है, आप इनको क्यों साथ लाई हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फ़र्क है इसके अंदर कि आपको ये भी देखना होता है कि एविडेंस किस कंप्लेन के साथ देना है, किसके साथ नहीं देना। जो सेक्शन 21 के केसेस होते हैं इसमें हम कंप्लेन जमा कराते हुए एविडेंस साथ नहीं देते, वो हम इंक्वायरी स्टेज पर देते हैं क्योंकि सेंसिटिव नेचर की वजह से उसके। अगले दिन उस शख्स की फैमिली जो थी वो एफआईए के दफ्तर में मेरे से पहले पहुंची हुई थी, यानी एफआईए ने उनको इत्तला दी हुई थी कि आपके ख़िलाफ़ ये केस चल रहा है, और वो काफ़ी और उन्होंने यही करने की कोशिश की उनकी फैमिली ने कि आप छोड़ दें, ये गलती हो गई और इस तरह की चीज़ें। बहुत सारे कंप्लेनेंट्स आते हैं और वो चाहते हैं कि इमीडिएट एक्शन हो। ऑफ कोर्स कि 1-2 दिन में तो नहीं हो पाता है उनका केस रिजॉल्व, बट येस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट इस चीज़ को देखे और इस तरह के केसेस को वो बहुत जल्दी प्रोसेस में लेके आएँ और उनका काम ख़त्म करें, ताकि ये जितने कम हो सके केसेस उतना ही ज़्यादा, और वो तभी कम हो सकते हैं जब आप उस पर एक्शन लेंगे। सो एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर। उन्होंने मुझे बोला था कि आप अपना फ़ोन मुझे दे दें, बट जिन समाजी कारकुन से मेरी पहले बात हो रही थी उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली ये कहकर भेजा था कि आपने अपना फ़ोन उनको नहीं देना, तो जो मैंने उनको डिनाई कर दिया था उसके बाद उन्होंने मुझसे नहीं मांगा। जब भी आप एफआईए जा रहे हैं या ऐसे रिपोर्ट करने जा रहे हैं, अपने साथ अपना लीगल काउंसिल लेके जाएं, क्योंकि उसको बेहतर तरीक़ेकार आता है और वो बेहतर तरीके से उन्हें डील कर सकता है। आपके साथ आपका लीगल काउंसिल होगा तो उससे पता होगा कि डिवाइस कितने टाइम तक रखी जाएगी, उसका फॉरेंसिक कितने टाइम तक रिक्वायर्ड होगा, और फिर उसने कोर्ट के ऑर्डर्स लेके आपका डिवाइस वापस कब लेना है। हैरत की बात यह है, उन्होंने मुझे इस पॉइंट पे ये बोला कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम बंदे को ट्रेस कर पाएँ, और हमारे तो साइबर विंग में सिर्फ 2 लोग होते हैं और हमें पता नहीं कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली, और हमारे लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है करना। 1 हफ़्ते बाद मुझे एफआईए के दफ्तर से फ़ोन आता है कि आपका केस नंबर फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, आपका केस हम बंद कर रहे हैं, हमें कोई एविडेंस नहीं मिला, और मेरा केस इसी तरह उन्होंने बंद कर दिया और इसके ऊपर फर्दर कोई एक्शन नहीं हुआ। वफाकी तहकीकाती इदारे यानी FIA के साइबर क्राइम विंग की जानिब से मिलने वाले डेटा के मुताबिक 2018 से 2024 तक इस तरह के केसेस की पंजाब भर में 22,038 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से सिर्फ 1650 केस रजिस्टर हुए और 45 लोगों को सजा हुई। साइबर क्राइम की इस कैटेगरी के बहुत सारे केसेस डायरेक्टली पुलिस को भी रिपोर्ट किए जाते हैं। वी वांटेड टू आस्क कि पुलिस कितना इक्विप्ड है, FIA के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाता है और विक्टिम्स को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। We waited for 2 hours, but ASP Shehrbanu Naqvi wasn't available despite giving us the time, and after 2 hours we were told that she is not feeling well. The question still remains there कि पुलिस और FIA की कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, किस तरह से वो इन लैप्सेस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो डिडंट गेट द आंसर्स टू इट। मैं सच बताऊं तो FIA जाना
आई थिंक मेरे लिए उस तरह से हेल्पफुल था ही नहीं। मुझे वहाँ से ना सपोर्ट मिली, ना मुझे वहाँ से इंसाफ मिला, ना मुझे वहाँ से कोई भी मदद मिली, बल्कि मुझे और ज़्यादा दबाया गया वहाँ पर। मुझे और ज़्यादा विक्टिम ब्लेम किया गया और कहा गया कि ये मेरा ही कसूर था। आई फील कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो किसी से ब्लैकमेल होना, किसी से हरास होना वो ज़्यादा रिस्की है एज़ कम्पेयर टू अगर आप थोड़ा सा ट्रस्ट किसी लीगल काउंसिल पे कर देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज क्या होता है। जब आपकी कन्वर्सेशन एक अपने लॉयर से होती है तो वो प्रिविलेज्ड होती है, वो किसी और के साथ शेयर नहीं की जा सकती। आपको इन लॉ से रिलेटेड अवेयर होना चाहिए और कुछ स्टेप्स आप खुद ले सकते हैं। अगर आपकी पब्लिक प्रोफाइल है या प्राइवेट है तो मेक श्योर कि अगर आप किसी को अपने अकाउंट में ऐड कर रहे हैं, आप उनको जानते हो या आपके फ्रेंड्स में से हो, एंड मेक श्योर टू सेट अस प्राइवेसी सेटिंग्स ऑन योर प्रोफाइल्स के आपने आपकी कोई भी डिस्प्ले पिक्चर को स्क्रीनशॉट ना ले सके। और डू नॉट क्लिक ऑन एनी अननोन लिंक। अगर आप कहीं से आपको फिशिंग लिंक रिसीव हुआ है, सबसे पहले उसको आप कंफर्म करें कि ये लिंक ठीक है, आप तब उसको क्लिक करें, अपने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग करें, एंड मेक श्योर टू चेंज योर पासवर्ड थ्राइस मंथ। सो इसके अलावा आप पब्लिक वाईफाई मत यूज़ करें, एंड वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप पब्लिक वाईफाई अगर इस्तेमाल करें तो हो सकता है आपका डेटा उनके पास जाए।